पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को बताऊं। तो जैसा कि हमने कई मीटिंग्स में पहले भी डिस्कस किया है कि लंग कैंसर ऐसा एक कैंसर है जिसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जिसको बोलते हैं ये होना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग ईजीएफआर, एल्क, रॉस, मेट सब अलग अलग टेस्ट करते थे, बट लास्ट कुछ सालों से हमने कोशिश की कि सारे पेशेंट का एनजीएस टेस्ट हो जाए। अब एनजीएस क्या बोला है भाई? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि कैंसर जो बढ़ने का कारण क्या है। मतलब लंग कैंसर में ये एक ऐसा कैंसर है जिससे के बारे में देखा गया है कि 50 से 60% का में कोई ना कोई म्यूटेशन मिल जाता, म्यूटेशन फ्यूजन बोलते हैं इसको, मतलब मॉलिक्यूलर चेंजेस मिल जाते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इस कैंसर का ड्राइवर कौन है। जैसे हम लोग बोलते हैं सिंपल शब्दों में, गाड़ी कौन चला रहा है, ड्राइवर कौन है। इसी तरह से सिंपल शब्दों में इस कैंसर को ड्राइव कौन कर रहा है। तो ये एक स्पेशल तरह का कैंसर में चेंजेस होता है। ये चेंज होने के कारण आप कैंसर आगे तेजी से बढ़ रहा होता है। तो इस म्यूटेशन या फ्यूजन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एनजीएस टेस्ट के द्वारा। तो हमें पता लगता है कि कौन सा ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कम से कम साइड इफेक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज से कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट आज से 100 साल से चला आ रहा है, और कीमोथेरेपी में कई सारे इम्प्रूवमेंट भी हो चुके हैं। उसके बाद भी कीमोथेरेपी का कार्य होता है ओवरऑल कैंसर सेल को किल करना। इसमें एक पर्टिकुलर कैंसर सेल या उसके लिए डिटेल्ड जो जरूरत होती है, क्योंकि लास्ट 10 सालों में इतना चेंज आ गया है ईजीएफआर कैंसर के ट्रीटमेंट में, ओवरऑल लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में। कैंसर में इम्यूनोथेरेपी देना है कि नहीं, कैंसर में टारगेटेड थेरेपी काम करेगी कि नहीं। आजकल जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर मैंने आपका वीडियो देखा लंग कनेक्ट पे, अब हमें टारगेटेड थेरेपी मिल सकती है कि नहीं, इम्यूनोथेरेपी मिल सकती है कि नहीं। तो ये अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं। पहले क्या होता था कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती थी जिसका असर कुछ महीने तक रहता था, उसके बाद फिर आगे ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता था और सिर्फ सेवा करने जैसी कंडीशन हो जाती थी। बट अभी टाइम ऐसा आ गया है कि ईजीएफआर, एल ऐसे टारगेटेबल म्यूटेशंस हैं और फिर कई सारी इम्यूनोथेरेपीज हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि लाइफ 5 साल या उसके बियॉन्ड भी बढ़ाई जा सकती है। उसको हम लोग क्योर तो अभी भी नहीं बोल सकते स्टेज 4 के केस में, बट लाइफ काफी एक्सटेंड की जा सकती है। और ईजीएफआर के बारे में ये भी जानना जरूरी है, जिनका क्यूरेटिव स्टेज में है कैंसर, मतलब जैसे स्टेज 3 का कैंसर हुआ जिसमें कीमो रेडिएशन दिया जा रहा हो, या ऐसा स्टेज 2 का कैंसर हो जिसमें सर्जरी की जा रही हो, उन स्टेजेस में भी ईजीएफआर के ट्रीटमेंट का रोल ऑलरेडी आ चुका है, या तो ऑपरेशन के बाद या तो कीमो रेडिएशन के बाद। और कई तरह की और स्टडीज होती जा रही हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि और कैसे लंग कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट इंप्रूव किया जा सके। अब बात करते हैं ईजीएफआर ट्रीटमेंट से डायरेक्टेड कुछ दवाइयों के बारे में। जैसे हम लोग सभी जानते हैं, और जो मरीजों का ईजीएफआर या इससे रिलेटेड कैंसर होगा वो जानते होंगे कि जेफिटिनिब नाम की कुछ दवाई होती है, ओसिमर्टिनिब नाम की कुछ दवाई होती है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ दवाइयां होती हैं जो ईजीएफआर में काम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जेफिटिनिब, ओसिमर्टिनिब, एर्लोटिनिब इस तरह की दवाइयां यूटिलाइज की जाती हैं। अब ओसिमर्टिनिब हम लोग काफी बार सुन चुके हैं कि ईजीएफआर में ओसिमर्टिनिब एक अच्छी दवाई है, बट बड़ी दिक्कत ये है कि ये थोड़ी महंगी दवाई पड़ती है। तो अब क्या किया जाए, सब कोई ओसिमर्टिनिब तो ले नहीं पाता। ओसिमर्टिनिब में असिस्टेंस प्रोग्राम मिलने के बाद भी खर्चा अराउंड 90,000 से 1 लाख रुपया महीना आ जाता है, जो काफी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग कॉस्ट कम कर सकें ट्रीटमेंट का। तो टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में ही एक स्टडी की गई, वनीता नोरोना मैडम और कुमार प्रभा सर के अंडर में। मैं भी स्टूडेंट था सर का, वहीं पे मैं था जब ये स्टडी चल रही थी। तो क्या किया गया कि कीमोथेरेपी के साथ में जेफिटिनिब टैबलेट को देके देखा गया, तो देखा गया कि कीमोथेरेपी और जेफिटिनिब मिला के जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इफेक्टिवनेस नियरली ओसिमर्टिनिब टैबलेट के बराबर जैसी हो जाती है। अब इसी चीज को देखा गया और आगे अब क्या किया गया, अब और आगे की स्टडी भी हो गई है जिसमें ओसिमर्टिनिब को साथ में कीमोथेरेपी जोड़ के देखा गया, तो उससे रिजल्ट और भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरह की बात है कि ट्रीटमेंट में नए नित नए चेंजेस आते जा रहे हैं, नित नए एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। अब ईजीएफआर भी एक नहीं रह गया है। पहले सोचते थे ईजीएफआर, सब ईजीएफआर में एक ही ट्रीटमेंट है, सबको ओसिमर्टिनिब देना है या जेफिटिनिब देना है, लेकिन अब वो भी काफी बदल गया है। अभी कुछ कुछ नए ईजीएफआर म्यूटेशन जो डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि एनजीए सब ज्यादा करते हैं तो हमें डिटेल में पता लगता है किस तरह का ईजीएफआर म्यूटेशन है। तो ईजीएफआर में एक एक्सॉन 20 इंसर्शन म्यूटेशन होता है। सीधे शब्द में बोले तो कुछ 20 नंबर का एक म्यूटेशन होता है ईजीएफआर में,
उसमें देखा गया कि एक ड्रग है जिसको राइब्रोवेंट बोलते हैं, अबिवांटामाब बोलते हैं, वो एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होता है, वो दिया जाता है, बट अगेन उसका कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ता है। तो अभी ये समझने की बात है कि ट्रीटमेंट में एडवांसेस काफी हो चुके हैं, ट्रीटमेंट कैसे अफोर्डेबल हो इस पे भी काफी सारे कार्य चल रहे हैं, कुछ स्टडीज ऑलरेडी किए जा चुके हैं, कुछ स्टडीज आगे के भी चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे ही सेंटर में टाटा वाराणसी में ही कई सारे ट्रायल्स अवेलेबल हैं, न सिर्फ ईजीएफआर के लिए बट इम्यूनोथेरेपी के लिए भी। अब देख मैंने जैसा बताया कि पहले एनजीएस करके देखा गया, 100 में से 60 लोगों का कोई म्यूटेशन नहीं मिला, मान लीजिए 60 लोगों का म्यूटेशन मिल गया और 40 लोगों को कोई म्यूटेशन नहीं मिला। अब उन 40 लोगों को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, उस कंडीशन में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफ द केस में दिया जाता है। अब अच्छी बात है, हमारे इम्यूनोथेरेपी की 3 3 स्टडी चल रही है, जिससे क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है उसके अंडर में इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट पेशेंट को फ्री मिल जाता है, क्योंकि खुद से इम्यूनोथेरेपी यदि लेना चाहे, बिना ट्रायल के लेना चाहे, तो कुछ खर्चे होते हैं जो कई बार मुश्किल हो जाता है, जैसे साल भर का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तक आ जाता है। तो वो एक ऑप्शन है, या ट्रायल में इंक्लूड हो जाए तो ट्रायल में इम्यूनोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ट्रायल के बारे में आप जो भी डॉक्टर है उनसे समझ सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि पेशेंट ट्रायल से डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि हमने कई बार देखा कि ट्रायल का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि भाई हम तो ट्रायल नहीं, हमें गिनी पिग बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एज ए डॉक्टर हमारा कार्य रहता है कि मरीज की बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जा सके, बेस्ट पॉसिबल केयर किया जा सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है काफी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड स्टडीज होते हैं, मतलब अध्ययन तो होता है लेकिन काफी रेगुलेटेड होता है कि मरीज की सारी देखभाल हो, उसको उस पे साइड इफेक्ट्स जितने कम से कम हो सके कम हो, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही इस तरह की स्टडीज डिजाइन की जाती है। और उसको हॉस्पिटल की एक कमिटी होती है जिसको एथिक्स कमेटी बोलते हैं, और कमेटी इस बात का ध्यान रखती है कि सारे ट्रीटमेंट जो किए जा रहे हैं वो मरीज के हित में हो। तो इस चीज का कमेटी भी, हॉस्पिटल कमेटी भी ध्यान रखती है। एज ए डॉक्टर हमारा भी यही कार्य होता है कि मरीज के हित में ध्यान रखते हुए सारा काम किया जाए, क्योंकि ओवरऑल जो भी कर रहे हैं वो सब मरीजों के भलाई के लिए ही कर रहे हैं, कि मरीजों की भलाई में ट्रीटमेंट और कैसे इंप्रूव किया जा सके और बाकी चीजें कैसे की जा सके, तो ये सारी चीज समझने की बात होती है। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए स्टडीज की जाती है। अब ईजीएफआर के लिए भी कुछ कुछ ट्रीटमेंट अध्ययन शुरू हो गए हैं। जैसे पहले था कि सिर्फ ओसिमटनिब दिया जाता था, अभी ओसिमटनिब के साथ में भी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। तो इस तरह के एक अध्ययन स्टार्ट हो रहा है ईजीएफआर के लिए भी। तो मेरा यही सजेशन रहता है लोगों से कि डॉक्टर यदि अध्ययन के बारे में बताएं तो ध्यान रखें कि उसके बारे में ध्यान से सुने। ऐसा ना सोचें कि नहीं हमें अध्ययन में तो भाग लेना ही नहीं है, अध्ययन में ऐसा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी कुछ ध्यान रखते हुए जिससे मरीजों का बेनिफिट हो, मरीजों का हित में ट्रीटमेंट हो, इसका ध्यान रखा जाता है। तो वापस आते हैं ईजीएफआर के बारे में। तो ईजीएफआर में जैसे मैंने बताया कि कुछ एग्जॉन्स होते हैं, मतलब 18 19 20 और 21 नंबर का। तो 18 19 20 21 नंबर का जो एग्जॉन होता है वो देखा जाता है ईजीएफआर टेस्ट में, और उनसे पता लगता है कि कौन से तरह का ईजीएफआर ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। कई तरह के अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं कीमोथेरेपी और जेफिटिनिब का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी और जेफिटिनिब का कॉस्ट सबसे कम पड़ता है। जो लोग ओसिमटिनिब अफोर्ड कर पाते हैं किसी तरीके से, वो लोग ओसिमटिनिब ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और इवन जैसे भी मैंने बताया, ओसिमटिनिब के साथ में कीमोथेरेपी का भी रोल अब आ चुका है। तो यदि बीमारी कुछ ऐसे कंडीशन हो जिसमें साथ में P53 म्यूटेशन हो, या बीमारी ब्रेन में फैली हुई हो या लीवर में फैली हुई, उस कंडीशन में कीमोथेरेपी के साथ में ओसिमटिनिब देने का भी रोल आ चुका है, और हम वो काउंसिल करते हैं। अब रहा ईजीएफआर के बारे में कुछ बताया, जैसे एक्सॉन 20 के बारे में ऑलरेडी बताया। अब ईजीएफआर में क्या हुआ कि मान लीजिए ईजीएफआर की ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अब जेफिटिनिब चलते चलते बीमारी बढ़ने लग गई। अब बीमारी बढ़ने लग गई तो उसके बाद देखा गया कि जेफिटिनिब चल रहा था, अब हमें ये देखना है कि ओसिमटिनिब इस पर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जेफिटिनिब के साथ में आगे क्या ट्रीटमेंट दिया जाए कि बीमारी कंट्रोल हो सके। तो ब्लड टेस्ट भी एक होता है जिसको CFDNA फॉर ईजीएफआर बोलते हैं। उससे पता लगता है कि कुछ स्पेशल म्यूटेशन होता है जिस कंडीशन में जेफिटिनिब पे बीमारी बढ़ने के बाद भी 40-50% केस में एक ऐसा म्यूटेशन मिलता है जिससे ओसिमटिनिब उस म्यूटेशन में काम कर सकती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि ब्लड पे वो टेस्ट कराया जा सके
कि उससे हमें पता लग जाए कि जेफिटिनेब प्लस कीमोथेरेपी या जेफिटिनेब अकेला चल रहा था, उस पर बीमारी बढ़ी तो osimertinib उस पर काम करेगी कि नहीं। तो ये टेस्ट करा जाता है। कई बार हम कोशिश करते हैं कि एक नई बायोप्सी भी लेके देखा जाए कि, और उस पर एनजीएस करके देखा जाए, क्योंकि कुछ और भी ट्रीटमेंट आ चुके हैं कि जेफिटिनेब या osimertinib जो चल रहा है उसके साथ में कुछ टैबलेट्स और ऐड की जाए तो बीमारी फिर से कंट्रोल की जा सकती है टैबलेट पे ही। तो ऐसे भी कई सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, जैसे ईजीएफआर के साथ में मेट फ्यूजन मिल गया, मेट म्यूटेशन मिल गया, और मेट एम्पलीफिकेशन मिल गया। मतलब कुछ स्पेसिफिक तरह के म्यूटेशन होते हैं जो ईजीएफआर ट्रीटमेंट चलते चलते बढ़े, या ट्रीटमेंट कैंसर बढ़ा है तो उसमें हम लोग उस पर बायोप्सी करके देखा, और उस बायोप्सी में हमें वो चेंजेस मिल गया, तो हमें पता है कि उसमें ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें हम नया ट्रीटमेंट कुछ ऐड कर सकते हैं। इसीलिए कई बार हम लोग नई बायोप्सी का भी बोलते हैं, तो कई बार पेशेंट घबरा के मना कर देते हैं कि नहीं हम फिर से बायोप्सी नहीं चाहते, लेकिन उसका ये फायदा होता है कि हम फिर से एक टारगेटेड थेरेपी आगे दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखते हुए ही सारी चीजों का गाइडेंस किया जाता है और समझाया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अब बात किया जाए, ईजीएफआर ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन साथ में देखा कि बीमारी थोड़ी सी ब्रेन में बढ़ने लग गई, जिसके कारण एक बार मिर्गी जैसा दौरा भी आ गया। अब क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि कई बार ब्रेन का स्कैन कराने के बाद, जिसको एमआरआई बोलते हैं, एमआरआई कराने के बाद उसमें रेडिएशन देने की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा रेडिएशन के बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि कब कब रेडिएशन दिया जाए जिससे बीमारी को बेटर कंट्रोल किया जाए। तो बीमारी यदि ब्रेन में बढ़ी या कोई हड्डियों में ऐसी बढ़ी बीमारी जिसके कारण दर्द हो रहा है, तो कई बार रेडिएशन के डॉक्टर से सलाह ली जाती है कि पेन को कंट्रोल किया जा सके लंबे टाइम के लिए। हड्डियों में बीमारी कई बार यदि बढ़ती है तो हड्डी मजबूत रखने के लिए भी कुछ स्पेशल इंजेक्शन दिए जाते हैं, या तो जोलोडेनेट नाम से या डेनोसुमैब नाम से कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे बीमारी हड्डियों में बढ़ना रुक जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में डॉक्टर आपको बताते हैं और ये ट्रीटमेंट साथ में लेने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा कई बार हम लोग बोलते हैं पैलेटिव केयर के डॉक्टर से भी मिलने के लिए। अब पैलेटिव केयर के डॉक्टर का क्या काम होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी का ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन पेन अभी भी अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो पेन को कंट्रोल करना एक काम हुआ। पेन के अलावा और भी चीजें होती हैं, पेन के अलावा और भी चीजें होती हैं जिसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, जैसे इन्फेक्शन हो रहा है कहीं, या कुछ और दिक्कत आ रही है। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी कई बार हम लोग पैलेटिव केयर टीम की हेल्प लेते हैं। तो पैलेटिव केयर टीम का काम ये होता है कि ओवरऑल ट्रीटमेंट जो कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी चल रहा है, साथ साथ में और भी चीजें का कंट्रोल किया जा सके जिससे मरीज कंफर्टेबल रहे। साथ साथ में हम लोग बीच बीच में अपने सोशल वर्कर के पास भी भेजते रहते हैं ताकि फंड का दिक्कत कभी ना हो, फंड का अरेंजमेंट पहले से प्लान किया जाए। तो जैसे ही पता लगे कि लंग कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, मेरा ये सजेशन है कि लोग सबसे पहले एक फंड का कॉस्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। कॉस्ट सर्टिफिकेट बनाने से क्या होगा कि आप विधायक कोटा फंड, बाकी फंड जो भी होते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे तो उससे एडवांटेज क्या रहेगा कि जब फंड की जरूरत होगी तो आपका ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। तो कई बार मरीजों को ये बारे में पता नहीं होता है कि फंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है जब ट्रीटमेंट शुरू करना का टाइम आया, क्योंकि पहले जांचें हो रही थी, एनजीएस हुआ, ये सब होते होते एक डेढ़ महीना लग गया, और अब ट्रीटमेंट शुरू करने का टाइम आया तो पता लगा कि फंड ही नहीं है कुछ भी, जिसके कारण ट्रीटमेंट नहीं। कई बार एल्क भी मिल जाता है, एल्क के बारे में हमने पहले भी मीटिंग की थी, डिस्कशन किया था। एल्क फ्यूजन मिल गया, उसमें भी कब कई सारे ट्रीटमेंट, अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये सारी चीज समझने की बात है कि फंड का भी पूरा ध्यान हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम है, लंग कनेक्ट की टीम, जिसमें अंतिमा है, रतन है, अरविंद जी हैं, और अभी अनुराग जी भी हमारे साथ हैं जो वाराणसी में। तो ये सारे लोग हमारे हेल्प करते हैं कि पेशेंट सोशल वर्कर की टीम पे पहुंच जाए और सोशल वर्कर की हेल्प से आगे फंड के लिए अप्लाई कर ले। तो ये सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो कभी भी फंड की हेल्प मांगने के लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह उसको मांगने में हिचकिचाना नहीं है। आप डॉक्टर से बोलिए कि सर हम फंड अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट दे दें, तो कभी भी डॉक्टर आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भी काम यही होता है कि सही टाइम पे हम लोग फंड की हेल्प कर सकें ताकि मरीज का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चलता रहे। तो इसके लिए भी सही टाइम पे आप सर्टिफिकेट खुद से याद दिला सकते हैं डॉक्टर को, सर हमें फंड अप्लाई करना है। इसके लिए आप पूछ सकते हैं, खुद से बोल सकते हैं, इसमें कोई घबराने या उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि सही टाइम पे फंड एप्लीकेशन हो और सही अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम चलता रहे। इस बारे में हमारी टीम के लोग भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो यही कोशिश रखनी चाहिए कि फंड की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप अप्लाई करें। सीएम फंड, पीएम फंड, इसके अलावा और भी कुछ कुछ फंड्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग फंड्स होते हैं। तो इन सब में सही टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा
वुमेन्स एंड चाइल्ड फंड, फीमेल पेशेंट्स के लिए, लेडीज के लिए और भी फंड्स होते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी फंड्स होते हैं उसमें अपना सोशल वर्कर से मिल के समझते हुए उसमें भी अप्लाई करना होता है। तो फंडिंग अरेंजमेंट करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ट है कैंसर में। तो उसकी कोशिश यही लंग कनेक्ट की टीम्स के आने के बाद से हमारे हॉस्पिटल में सबसे बड़ा चेंज जो हमने यही देखा कि पेशेंट्स का एडवांस पॉसिबल ट्रीटमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। पहले सारे पेशेंट सिंपल जो कीमोथेरेपी होता था वही ले पाते थे, बट अभी कई सारे तरह के एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट ले पाते हैं, जिससे उनके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो जाता है और साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, और उससे लाइफ भी ओवरऑल बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कभी भी सोशल वर्कर की हेल्प लेने में कभी घबराए नहीं, डरे नहीं, और अपने लंग कनेक्ट की टीम जो हर जगह भी अवेलेबल है, बहुत मुंबई में, वाराणसी में, इनके अलावा और भी जगह पे अवेलेबल होती जा रही है, उनका हेल्प लें। फिर दूसरी बात होती है, जैसे मैंने बताया कि और पॉइंट है कि ईजीएफआर का ट्रीटमेंट चालू हो गया। अब ईजीएफआर ट्रीटमेंट चालू होने के बाद दिख रहा है कि स्किन पे चकत्ते या रैश आ रहे हैं। कई बार लोग इससे घबरा जाते हैं और ट्रीटमेंट रोक देते हैं। ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। खासकर कुछ स्पेशल ईजीएफआर की दवाइयां होती है, जैसे डेकोमेटिनिब बोलते हैं और अफाटिनिब बोलते हैं। इन दवाइयों में ईजीएफआर के साइड इफेक्ट थोड़े ज्यादा आते हैं, जिसमें स्किन में रैश होना, मतलब चकत्ते जैसे पड़ना स्किन में, ये कॉमन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईजीएफआर का जो रिसेप्टर होता है कैंसर पे तो होता ही है, स्किन की सेल्स में भी होता है। तो नॉर्मल स्किन की जो सेल्स होती हैं उसमें ईजीएफआर होता है। तो क्या होता है कि वो रिसेप्टर जब ब्लॉक होता है ईजीएफआर इनहिबिटर के कारण, गेफिटिनिब, ओसिमटिनिब या डाकोमेटिनिब जैसी ड्रग के कारण, तो स्किन पे लाल लाल निशान और चकत्ते जैसे आते हैं। तो इनसे बिल्कुल घबराए ना। ये बताती है कि दवाई अच्छी काम कर रही है, कोई घबराने की बात नहीं। जरूरी नहीं है सबको रैश आए, लेकिन यदि आए तो उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। और बस आपको क्या रखना है, स्किन का ध्यान रखना है, स्किन साफ सुथरी रखनी है, स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाते रहना है। सिंपल शब्दों में बोले तो सिर्फ नारियल तेल भी लगाए तो स्किन ड्राई नहीं होगी। स्किन जिस ड्राई नहीं होगी तो स्किन पे रिएक्शन और डैमेज ज्यादा नहीं होगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है और इनसे घबराना नहीं है। कुछ लोग को जब ईजीएफआर ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो साथ में लूज मोशन डायरिया होने का रिस्क रहता है। ये भी डाकोमेटिनिब और अफाटिनिब जैसी ड्रग में ज्यादा होता है, तो जेफिटिनिब ओसिमेटिनिब में काफी कम होता है। तो यदि रैश, इस तरह का डायरिया वगैरह हो रहा है तो उसके लिए हम लोग कई बार टैबलेट्स बताते हैं, लोपेरामाइड लेके रखिए, या ऐसे कुछ और भी टैबलेट होता है बता के रखते हैं। ऐसे कुछ टैबलेट्स अपने पास रखनी चाहिए ताकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो तुरंत लें, और यदि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल या जिससे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे संपर्क करें। तो ये रही ये सारी बातें। इसके अलावा दूसरी चीज बात होती है कि लोगों का कई बार कीमो और जेफिटिनिब जब साथ में चल रही हो, या कीमो और ओसिमेटिनिब साथ में चल रही होती है, तो कई बार पेशेंट बताते हैं कि थकान बहुत ज्यादा लग रही है। तो कमजोरी, थकान लगना भी एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहले काफी लोगों के मन में सवाल रहता है कि साथ में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो देखिए, ईजीएफआर और इस तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट में ये ध्यान रखना है कि खाना पीने में ऐसा कुछ मना नहीं होता है, लेकिन यही बोलते हैं सारी चीजें साफ सुथरी लें, घर के बने हुए सुपाच्य भोजन लें, ताकि आपको गैस वगैरह ज्यादा ना हो। ट्रीटमेंट जो दवाइयां हैं उनके जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट रहते हैं उनके कारण जो गैस्ट्राइटिस वगैरह होता है, गैस होने का ज्यादा चांस रहता है, वो कंट्रोल में है। तो ये ध्यान रखना होता है, सब कुछ अलाउड रहता है। काफी बार मरीज घबराए रहते हैं कि नहीं ये नहीं खाना, शुगर बिल्कुल नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। तो ये सब चीजों से घबराना नहीं है। साफ सुथरा सब कुछ अलाउड होता है। यदि शुगर बीपी हो तो उस हिसाब से जो डाइट में चेंजेस बताए गए हैं उनको फॉलो करना होता है। फिर अब जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है और साथ में साइड इफेक्ट थोड़े बहुत आ रहे हैं, कमजोरी जैसे बताया कि कमजोरी हो रही है, तो कमजोरी में जैसे लोग पूछते हैं कि जूस पी सकते हैं कि नहीं, ये खा सकते हैं कि नहीं, फल खा सकते हैं कि नहीं। तो उसमें भी हमारे ये बोलना होता है कि साफ सुथरे फ्रूट्स, फ्रेश कट फ्रूट, छिलके वाले फ्रूट्स बड़े आराम से खा सकते हैं। आप उनको लेने में कोई मलाई नहीं। सीजनल फ्रूट्स होते हैं, यूजली हेल्पफुल ही होते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि इससे हमें खांसी आती है, केले से खांसी आती है या सेब से खांसी आती है। यदि आपको किसी स्पेसिफिक फ्रूट से कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो फ्रूट ना खाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्रूट नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते। जो आपको सूट करता है वो सारे फ्रूट साफ सुथरे, फ्रेश कट किए हुए, छिलके साफ सुथरे अच्छे तरीके से उतारे हुए, सेब यदि खा रहे हैं तो सेब को अच्छे से धोए हुए फ्रूट्स आराम से ले सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं होती है।
कुछ लोगों को जैसे बताया कि मैंने ऑलरेडी शुगर होता है, तो अब शुगर वगैरह प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट में खुद से चेंजेस बताए जाते हैं कि शुगर के हिसाब से ये दवा फ्रूट ना लें जिसमें मीठा ज्यादा होता है, जैसे पाइनएप्पल वगैरह में मिठास कई बार रहती है तो शुगर वगैरह बढ़ने का रिस्क रहता है, या कुछ और भी प्रॉब्लम रहती है तो शुगर बढ़ने का रिस्क रहता है, तो उनका ध्यान रखते हुए दिया जाता है, उस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट का ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीजों में अब ध्यान रखना होता है कि ये सब चीजों का पूरा ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट लिया जाए। और ये भी ध्यान रखना होता है कि सिर्फ शुगर से, जैसे कई बार मन में भ्रांति रहती है कि शुगर यदि लेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। यदि आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है जिससे शुगर बढ़ रहा हो या पहले से शुगर हो, तभी शुगर मना किया जाता है, ना तो ओवरऑल नॉर्मल जो डाइट होती है वो सारी कुछ ले सकते हैं, इसमें कुछ मनाही नहीं होती। फिर ये समझने की बात है कि ट्रीटमेंट चलते हुए जैसे बताया कि कई बार हमसे मरीज बताते हैं कि वो पहले स्मोकिंग करते थे और अभी भी कभी कभी स्मोकिंग कर लेते हैं, कई बार घर वाले बताते हैं। तो देखिए समझने की ये बात है कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। 50, जैसे कई बार हमने देखा कि 40 से 50% लोग कभी स्मोकिंग नहीं किए होते हैं, तब भी उसमें लंग कैंसर हो जाता है। तो लंग कैंसर का सिर्फ एक ही कॉज नहीं है स्मोकिंग, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन मेन बात ये ध्यान रखना होता है कि यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो तो लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसका साइड इफेक्ट ज्यादा आएगा, और लंग कैंसर का ट्रीटमेंट जो है काम भी कम करेगा, क्योंकि स्मोकिंग और इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट को काम करने से रोकते हैं। तो ये पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। यदि स्मोकिंग पहले करते थे और अभी लंग कैंसर हुआ है, तो आपको ट्रीटमेंट के दौरान लंग स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है जितना पॉसिबल हो सके। मैं समझता हूँ एक साथ छोड़ना कई बार पॉसिबल नहीं होता, धीरे धीरे छोड़ना होता है। उसके लिए हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी इसकी हेल्प करते हैं कि आपको छोड़ने में कैसे हेल्प किया जाए। कई बार कुछ च्युइंगम्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि टोबैको से कैसे बच सकते हैं, धीरे धीरे बच सकते हैं। कई बार तलब लगती है उस समय कुछ च्युइंगम दी जाती है जिसको चबा लिया तो जिससे रिलीफ मिलता है, उस तरह की गम्स होती हैं। तो इस तरह के सपोर्ट भी आपको हमारे हॉस्पिटल में पैलिएटिव केयर टीम के साइकोलॉजिस्ट से मिलके मिल सकता है। तो ये चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो ट्रीटमेंट का बेनिफिट ज्यादा आएगा और साइड इफेक्ट कम होगा। अब एक पेशेंट, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा, एक पेशेंट था उसको पेमीट्रेक्सेट कार्बोप्लाटिन कीमो चल रहा था, उसका काउंट्स बहुत ज्यादा कम हो रही थी, डब्ल्यूसी कम हो रही थी, बार बार ट्रीटमेंट रोकना पड़ रहा है। तो हमने उनसे पूछा तो पेशेंट के रिलेटिव ने बताया, उनके घर वालों ने बताया कि ये साथ साथ में कुछ जड़ी बूटी का भी ट्रीटमेंट साथ में कर रहे थे, और हम लोग की बात नहीं सुनते, और साथ में बीच बीच में कभी कभी स्मोकिंग भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं डॉक्टर की सलाह से पूछ के लें, ऐसा मना नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ और ट्रीटमेंट यदि ले रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है और कीमोथेरेपी अपना काम कर रही है, दोनों को मिलके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इन तरह के ट्रीटमेंट में ऐसा क्या होता है कि किडनी का फंक्शन खराब होने का चांस रहता है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट उनसे भी कम होता है और कीमोथेरेपी से भी कम होता है। तो सब चीज यदि साथ में ले लिया ट्रीटमेंट तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। और कोई भी ट्रीटमेंट जो दोनों ट्रीटमेंट एक साथ दिया तो दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के असर को खत्म कर दे रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कॉमनली होता है कि पेशेंट के घर वाले पूछते हैं कि साथ में ये ट्रीटमेंट ले लें वो ले लें कि नहीं। लेकिन जब देखा गया तो समझने की बात यही होती है कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो डॉक्टर से बता के परमिशन लेके करें। मोस्ट ऑफ द केस में डॉक्टर को पता होता है कि संभव है कि नहीं, साथ लेना चाहे कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केस में हमें मना करते हैं कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट या इफेक्टिव ट्रीटमेंट है तो उसको पहले लें, और इस सब चीजों को यदि आगे कभी जरूरत पड़े तो आगे ले सकते हैं, बट शुरुआत में साथ में लेंगे तो दोनों ही ट्रीटमेंट अपना काम नहीं कर पाएंगे और फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का यदि बात ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट लिया जाए तो ट्रीटमेंट बेटर काम करेगा। तो यही समझने की बात है कि डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी होता है। और जैसे मैंने बताया कि कई बार इस तरह की मीटिंग करने का फायदा क्या है। इस मीटिंग में जैसे मैंने इतने सारे कॉमन पॉइंट्स बताए जो ओवरऑल कैंसर के ट्रीटमेंट में यूजफुल है, सिर्फ ईजीएफआर के लिए नहीं, ईजीएफआर के लिए तो ही है लेकिन ओवरऑल भी यूजफुल है। तो इस तरह के कई पॉइंट्स कई बार हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मन में होते हैं एक मरीज के या उसके घर वालों के, वो डॉक्टर से डायरेक्टली बात कई बार नहीं कर पाते क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो डॉक्टर इतनी देर यदि बात करेगा तो सब मरीजों को देख भी नहीं पाएगा।
तो इसके बारे में इसीलिए हमारा ये उद्देश्य था कि लंग कनेक्ट मीटिंग के थ्रू हम लोग सारे जो कॉमन पॉइंट्स है इस मीटिंग के थ्रू दे दें। अब मैं देख रहा था कि साथ में कई लोग क्वेश्चन डाल रहे कि हमारे मरीज का ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ठीक है कि नहीं, या मरीज को अभी ये ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी उनको दर्द हो रहा है, तो क्या करें। देखिए इस तरह के पॉइंट हम चाहते हैं कि आप मरीज को जब दिखाते हैं तो हॉस्पिटल में फिर ओपीडी के में पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा अभी ट्रीटमेंट का उद्देश्य है और इस तरह की मीटिंग का उद्देश्य है कि इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस जो मरीजों के मन में या घर वालों के मन में रहते हैं कि ये कर सकते हैं कि नहीं, या और क्या कर सकते हैं, तो ये चीजों को बताना इस मीटिंग का मेन उद्देश्य होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे मरीजों तक ये सारी बातें पहुंचे और वो इनसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट में अपना खुद सहयोग करें, डॉक्टर का सहयोग करें, लंग कनेक्ट की टीम जो हेल्प के लिए रहती है उनका सहयोग ले और उनकी भी हेल्प करे। वो आपको जो समझा रहे हो उसकी बातों को ध्यान से सुने। कई बार एक बार में समझ नहीं आता तो दूसरी बात भी पूछ सकते हैं। फिर सोशल वर्कर की टीम से के पास जाने में न डरें। कॉस्ट सर्टिफिकेट सही टाइम पे लिखवाने में न डरे, ना घबराए नहीं। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए ही सारे लोग होते हैं। तो ये सारी चीज का यदि ध्यान रखते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट में सुधार हो सकता है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। अब कई बार मरीज परेशान रहते हैं कि मरीज ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, अभी क्या किया जाए। तो वही मैंने बोला कि कई बार हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। जैसे इम्यूनोथेरेपी में जैसे देखा गया था, जो हेड नेक कैंसर के लिए ट्रीटमेंट का एक स्टडी पब्लिश हुआ था, वो भी टाटा मुंबई में हुआ था, कि 240 मिलीग्राम निवोलुमैब की जगह 40 मिलीग्राम निवोलुमैब दे के देखा गया। तो इस तरह की स्टडी हम लोग एल्क में भी अब करना स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह की कोशिश रहेगी कि हम लोग अपने एल्क पॉजिटिव पेशेंट को भी हेल्प कर सकें। ईजीएफआर पे ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि कीमो प्लस सेफिटिनिब की कुछ फार्मा की स्टडी भी और आने वाली है जो टाटा वाराणसी में चालू होने वाली है। तो यदि आपको स्टडी के बारे में बताया जाए तो स्टडी से बिल्कुल घबराए ना, सोच समझ के डिसीजन ले। आप यदि स्टडी में भाग लेते हैं तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं होती है। साइड इफेक्ट ऐसे भी हो सकता है, स्टडी में आने से भी हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें। मरीज का पूरा ध्यान रखा जाता है स्टडीज में। तो क्लिनिकल स्टडी या क्लिनिकल ट्रायल के नाम से घबराए नहीं, और जो भी प्रश्न मन में है डॉक्टर से या स्टडी की टीम से भी पूछ सकते हैं। तो यही मेरे सबसे निवेदन है सारे लंग कनेक्ट फाउंडेशन के जो लोग, जो भी लंग कनेक्ट फाउंडेशन के इस पैनल के थ्रू लोगों तक की इंफॉर्मेशन पहुंचे और ईजीएफआर और बाकी तरह के जो हाईली टारगेटेबल ट्रीटमेंट है उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइज कर सकें, फंड्स का यूटिलाइज कर सकें। यही हमारी ध्येय रहता है, यही हमारी कोशिश रहती है। तो इसी कोशिश के साथ मैं बोलता हूँ कि सभी मरीजों को कोशिश करनी चाहिए, कि मरीजों को उनके घर वालों को कोशिश करनी चाहिए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, लंग कनेक्ट की टीम, सोशल वर्क की टीम की हेल्प लें, उनको सपोर्ट करें और डिस्कशन करें कि और क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के इम्प्रूवमेंट में। इसी के साथ में अभी कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं ताकि लोगों के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो उनके बारे में डिस्कशन किया जाए।